हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको समझते हैं। तो हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है? जनरली मोर एजम्पशन। एजम्पशन आपने सुना होगा। पहले एक चीज़ बताना पड़ेगा आपको, तब ये एजम्पशन समझ में आएगा। जैसे साइंस में क्या है ना, साइंस में प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, साइंस के भी कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे साइंस में भी कुछ लॉज में बोल दिया जाता है कि आपको ये कांस्टेंट रखना है, तो क्या है, इसको मान के चला जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आर्ट्स के फिर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इसमें जब थ्योरी बिल्डिंग हम करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे एजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स के ज्यादातर सब्जेक्ट्स में देखा जाएगा ना, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उतना रहता नहीं है। ठीक है, तो अधिकतर में क्या लेके चला जाता है, एजम्पशन, यानी हम ये चीज मान के चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक मैं दे दे रहा हूं, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और हम क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। अदर फैक्टर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो सर ये अदर फैक्टर जो कांस्टेंट रख रहे हैं, यही हमारा एजम्पशन है, ये लॉ का एजम्पशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। अदर फैक्टर्स क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए इनकम ले लो। अब किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं घट रहा है, तो हो क्या रहा है, किसी अदर फैक्टर, जैसे मेरा इनकम ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो तो क्या मैं डिमांड कम करूंगा? जैसे मान लो आईफोन का प्राइस पहले 20,000 था, अब 30,000 हो गया, तो मेरा डिमांड घटना चाहिए। मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा अच्छा है, मैं फिर भी खरीदूंगा। यानी मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है। किसके वजह से हो पा रहा है? ये इनकम जो है, ये अदर फैक्टर में आता है। इसीलिए कब हमें देखना है, जब अदर फैक्टर कांस्टेंट है। मैं इकोनॉमिक्स नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं बस एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, कि एजम्पशन का क्या रोल है। ठीक है, तो एजम्पशन क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल पेस और खेल और पास मार्कशीट नॉलेज। ठीक है, सपोजिशन टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। ठीक है, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब उस पर रिसर्च वगैरह होगा, उसके बेसिस पे, ये जो स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे आप कहोगे कि ये चीजें प्रूव करती हैं या ये चीजें प्रूफ नहीं करती। जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन है, जिसको मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन, या स्टेटमेंट भी हो सकता है ये, इस चीज को हमें डिटेल में समझना है। इंफॉर्मेशन भी हो सकता है और स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब हमने इस पर रिसर्च किया, तब हम बता पा रहे हैं। अब ये किसके बेसिस पे बता पा रहे हैं, इस स्टेटमेंट के और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बता पा रहे हैं कि चीजें जो है वो हमारी प्रूव हुई या डिसअप्रूव हुई। ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे जब हम पढ़ेंगे थोड़ा देर रुको, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंश्योर्स प्रॉपर डायरेक्शन इन विच द स्टडी प्रोसीड। यानी जो आपने स्टेटमेंट ले लिया है, जो स्टडी ले लिया है, उसके लिए आप इंफॉर्मेशन भी लेके आ गए हैं, तो हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस का इंफॉर्मेशन है, वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपकी स्टडी किस ओर जानी चाहिए। ठीक है, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, ये इंक्वायरी की बात हो गई, इंक्वायरी हम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि हायर एजुकेशन लीड्स टू हायर इनकम लेवल्स इन इंडियन सोसाइटी। ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डाटा बोल दो आप। ठीक है, उसके बाद रिसर्च करने के बाद, हम रिसर्च करने के बाद ही क्या बोल सकते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। यानी अगर स्टेटमेंट सही आ रहा है तो हम बोल देंगे प्रूव, और स्टेटमेंट अगर गलत आ रहा है तो हम बोल देंगे डिसप्रूव, डिसअप्रूव। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो, नेक्स्ट है, facilitates the collection of adequate facts and helps one to arrive at appropriate conclusion। यानी ये जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, अब इस चीज को जो हमने रिसर्च किया तभी ना हम बता पा रहे हैं, हम कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं। जैसे मान के चलो, आप लोगों को भी पता है, सही बात है कि हाँ, इंडिया में हायर एजुकेशन से आप अच्छा इनकम कमा सकते हो। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन तक अराइव करने के लिए या सजेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे अराइव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है,
कंक्लूजन, सजेशंस, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है इट इज टेंटेटिव स्टेटमेंट that expresses a relationship between variables and can be empirically tested, यानी उस चीज को टेस्ट करें तो वो सही आना चाहिए। एग्जाम्पल देखता हूं, पहले तो पुराना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये जो हायर एजुकेशन है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो गया इनकम, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और रिसर्च का मतलब क्या है, ये तो स्टेटमेंट हो गया, हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद हम बता पाएंगे। यानी यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है एंड कैन बी एम्पिरिकली टेस्टेड, ये किसी गुड एंड हैट ने कहा है 1952 कि उसको टेस्ट, वो जो वेरिएबल्स है उसको टेस्ट किया जा सके और फिर उसके बाद आप बता सके कि हाँ चीजें प्रूव हो रही हैं और या फिर डिसअप्रूव हो रही है। उसी को हम बोल देते हैं, अगर चीजें प्रूव हो जाती है तो हम थ्योरी बिल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, इस हायर एजुकेशन। यानी हायर एजुकेशन लोगे तो हायर इनकम मिलेगा, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको फिर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हम टेस्ट करके बोलते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी ही होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। XYZ कंपनी है, ठीक है, ये प्रमोशन कर रही है। ठीक है, प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट करना है, बैनर हो गया, फिजिकल हो गया, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, अब इनसे क्या हो रहा है, मनी आ रहा है। ठीक है, XYZ कंपनी का, ठीक है, सॉरी मनी आ रहा है बोल रहा हूँ, इन चीजों पे इन्होंने मनी खर्च किया। ठीक है ना, ये सब पे खर्चा किया, इसी को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इससे उनका क्या हुआ, प्रोडक्ट का सेल बढ़ा, सेल बढ़ा तो इनकम आया। तो अब एक बात बताओ, प्रमोशन नहीं होता तो क्या इनकम बढ़ता, तो नहीं सर नहीं बढ़ता, क्योंकि सेल नहीं बढ़ता। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, जो प्रमोशन आपका है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आई होप समझ में आ गया होगा दो एग्जांपल से। इसमें भी मैंने बता दिया क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। ठीक है, एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, या कंडीशन फॉर ए वैलिड हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने वो स्टेटमेंट दिया है, यहाँ मैं समझाने के लिए बस यूज करूंगा, समझा चुका भी हूं, बस लिख दे रहा हूं, हायर इनकम। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और डेफिनेटनेस होना चाहिए। ठीक है, उस जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन को आप गैदर करोगे, फिर रिसर्च करोगे और फिर वैलिड कंक्लूजन दोगे। यानी इस चीज को मैंने पहले स्टेटमेंट के उसमें दे दिया, फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ये चीजें प्रूव हो रही है, यानी मेरा कंक्लूजन क्या है, वैलिड है। वेरीफेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, यानी इस चीज को हम टेस्ट कर सके। जैसे मैंने टेस्ट किया, कोई और टेस्ट करे, हाँ बोले कि हाँ सर ने जो टेस्ट किया था टेस्टिंग में ये चीजें सही आई हैं, हमारे टेस्टिंग में भी चीजें सही आई हैं। स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए, यानी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। नॉन कॉन्ट्राडिक्शनस, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि मैं कर रहा हूं तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, आप कर रहे हो तो, यानी 15 लोगों ने किया, 15 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ गए, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक, ठीक है ना, यानी ऑलरेडी जो बहुत सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रिसर्च भी कर रहे हैं और कोई एक नए टेक्निक से सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे बढ़िया होगा कि पहले वो टेक्निक को दुनिया के बारे सॉरी उस टेक्निक को पहले दुनिया को बताया जाए, फिर आप उस टेक्निक से आप अपने रिसर्च को टेस्ट कर सकते हैं। रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी, ठीक है ना, जो भी आपका थ्योरी या स्टेटमेंट जो भी रहा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो आप हायर एजुकेशन चेक कर रहे हैं लेकिन आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हाइट का। ठीक है, कोई रेलेवेंसी ही नहीं है, आपको एजुकेशन का डाटा कलेक्ट करना है, ना कि सबकी हाइट कितनी है वो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ऐसे भी हम जो पढ़ रहे हैं अभी रिसर्च मेथड, ये थर्ड चैप्टर ही पूरा रिसर्च मेथड का है। तो ये सब पॉजिटिविस्ट लोगों का काफ़ी ध्यान रहता है इन पर, साइंटिफिक मेथड को अपनाते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च मेथड यूज होता है, हाइपोथेसिस को प्रिडिक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट, और फिर कंक्लूजन, और फिर थ्योरी का डेवलपमेंट होता है।
ठीक है। और ये अधिकतर आपको, आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ें आर्ट्स के, हर जगह आपको ये लगभग चीज़ें सेम मिलेंगी। ठीक है, थ्योरी बिल्डिंग उसमें ऐसे ही होती है। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। ठीक है, तो आप इस पे एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। अच्छा, याद रखना इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट नोट के ही फॉर्म में आती है। ठीक है, शॉर्ट नोट 10-20 मार्क्स में दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई सैम्पलिंग टेक्निक पूछ लिया जाएगा, रिलायबिलिटी वैलिडिटी पूछ लिया जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा फैक्ट ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू। तो ये सब 10 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। और एक मतलब मेरे मेरे पास ये डाउट है, आप जवाब दीजिएगा। जैसे हम सोशियोलॉजी, इसके बाद जो चैप्टर शुरू होता है हमारा वो होता है सोशियोलॉजिकल थिंकर का। ठीक है, अब थिंकर में क्या है ना, जैसे मान लो कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, तो इन सब ने 3-4-5 ऐसे ऐसे थ्योरीज दिए हैं, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, और क्रिटिसाइज भी करना है, मतलब हमें नहीं, और लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया है। तो अब एक ही वीडियो में मार्क्स का टोटल थ्योरी पढ़ा दिया जाए, या फिर एक एक दो दो टॉपिक को ही पढ़ाया जाए, शॉर्ट वीडियो 30 to 50 मिनट्स के बीच ही रहे। ठीक है ना, जैसे मान लो मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया उनका, या क्लास के ऊपर उन्होंने बात की है, तो दो टॉपिक ऐसा एक वीडियो में हो गया, फिर मार्क्स का ही दो टॉपिक और जो बच रहा है वैसे करके कवर किया जाए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जैसे अगर उन्होंने उनके चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो एक वीडियो में दो और एक वीडियो में दो, ये अच्छा रहेगा, या चारों को एक ही बार में पढ़ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जो भी आपके सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, ठीक है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखो पढ़ना क्या क्या होता है, पहले तो समझ लो कि कोई भी जो सोशोलॉजिकल थिंकर है, थोड़ी बहुत बायोग्राफी पढ़नी होती है। ठीक है ना, कि उनके जीवन में जैसे क्या क्या हुआ है, कहाँ वो जन्म लिए, कैसी सोसाइटी थी, ये सब थोड़ा बहुत हमें देखना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है उनका पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, मतलब यानी जो भी उन्होंने सब्जेक्ट मेथड दिया है। ठीक है ना, एक सेकेंड लिख दे रहा हूँ, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, यानी थॉट। थर्ड हो जाता है उनके बारे में पढ़ना होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या दिया है। ठीक है, फोर्थ बोल सकते हैं रिसर्च मेथड अगर कुछ यूज़ किया है तो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन यानी और जो भी थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ क्रिटिक्स रहे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, तो वो पढ़, तो ये किसी के बारे में, हर थ्योरी के बारे में ऐसे करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो वही बात है, मान लो मार्क्स ने 4 दे रखा है, तो दो एक में पढ़ेंगे, दो एक में पढ़ेंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आने वाले जो फोर्थ चैप्टर है उसमें हम चीज़ों को ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली पढ़ना होता है 6 के बारे में। ये कार्ल मार्क्स हो जाते हैं, वीबर, एमिले डर्काइम, तालकोट पार्सन, नीड और मर्टन, ये 6 नाम है। 2-3 मैं ज़्यादा ही करा दूंगा। ठीक है, जैसे कॉमते के बारे में नहीं है, लेकिन कॉमते पढ़ लेना चाहिए। फिर टोनीज हो जाते हैं एक। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हम देख लेंगे सोशोलॉजिकल थिंकर। ठीक है, तो आप तब तक आपके अगर कुछ दोस्त हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।